हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप खुश होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी यानी कि दौरे कहते हैं जिसको, मिर्गी मिर्गी के दौरे। तो सर, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, सर, फाइन। आज प्लीज़ आप कुछ बताएंगे मिर्गी के बारे में? जी। मिर्गी दिमाग की एक बीमारी है जिसमें एक जो आपने बोला हरकत होती है, दौरा जिसको बोलते हैं, वो बार-बार होता है। मिर्गी कोई एक बीमारी नहीं है, ये कई तरह की होती है और अगर हम अपनी भाषा में कहें तो 100 से ज़्यादा तरह की होती है। तो अलग-अलग तरह के दौरों की मिर्गी जो है, अलग-अलग तरह की मिर्गी हो सकती सर, कितने तरह की मिर्गी होती है, तो उस पे कुछ आप बताएंगे? है। जी। एक मिर्गी होती है जिसमें जो ज़्यादातर लोगों को पता है, जिसमें आदमी गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसके दाँत बंद हो जाते हैं, ज़ुबान कट जाती है, मुँह से खून आ सकता है, उसका बाथरूम वगैरह निकल जाता है। वो वाली मिर्गी जिसको हम जनरलाइज़्ड सीज़र बोलते हैं या ग्रैंड मैल एपिलेप्सी बोलते हैं। इसके अलावा जो मिर्गी होती है उसमें एक मायोक्लोनिक सीज़र्स होते हैं जिसमें झटका लगता है। पेशेंट सुबह उठता है तो उसको ऐसे ज़ोर से झटका लगता है और वो गिर भी सकता है या उसके हाथ से चीज़ गिर जाती है या उसका पाँव जो है फिसल जाता है, एकदम से वो गिर जाता है। उसको मायोक्लोनिक सीज़र्स बोलते हैं। इसके अलावा एक तीसरी तरह की मिर्गी है जिसको एब्सेंस सीज़र बोलते हैं और चौथी जो होती है उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीज़र बोलते हैं। सर, कई लोगों को ऐसा देखा गया है ड्यूरिंग स्लीप टाइम मिर्गी होती है, जी, मतलब सोते सोते, और पता भी नहीं चलता है, तो उनके बारे में कुछ बताएं आप। जी। जो रात में कई लोगों को सोते-सोते दौरा पड़ता है, वो आमतौर पे हम उसको फ्रंटल लोब एपिलेप्सी बोलते हैं। वो मोस्टली जेनेटिक होती है, फैमिली में होती है। तो फैमिली में जैसे उनके किसी फादर को या फादर जो ग्रैंडफ़ादर हैं या चाचा, ताया कोई उनको होती है, उससे आगे बच्चों को हो जाती है। उसमें जो दौरा है हमेशा ही नींद में पड़ता है। हमेशा ही नींद में पेशेंट जो है साथ में कोई सो रहा हो तो उसको पता चल जाता है क्योंकि पेशेंट पहले चीख मारता है, उसके बाद उसके हाथ-पैर अकड़ जाते हैं, बाथरूम निकल जाता है। मतलब कि जो साथ वालों को पता चलता है ना कि जी, ये हो गया, मरीज़ को नहीं पता मरीज चलता है को और पता अगर नहीं मरीज़ अकेला चलता। सो रहा हो तो कई बार सुबह उसको यही पता चलता है कि उसका रात में यूरिन निकल गया और कपड़े गीले हो गए और उसको ये नहीं पता चलता कि मुझे दौरा पड़ा। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों में किस तरह की मिर्गी होती है और मोस्टली किस एज में होती है? जी, मिर्गी एक्चुअली बच्चों की ही बीमारी है, बच्चों में ज़्यादा होती है। 1 से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें मिर्गी का दौरा ज़्यादा पड़ता है। बच्चों में 3-4 तरह की खास तरह की मिर्गी है। एक हम बोलते हैं फेब्राइल सीज़र, जो 5 साल से छोटे बच्चों को होती है। उसमें क्या होता है, बुखार जब भी बच्चे को होता है, 102 से ज़्यादा बुखार होता है, तो उसमें बच्चे को दौरा पड़ जाता है। उसको हम बोलते हैं फेब्राइल एपिलेप्सी या फेब्राइल सीज़र। दूसरी जो खास तरह की मिर्गी बच्चों में होती है, उसको हमने मायोक्लोनिक सीज़र जैसे बताया। बच्चा जैसे सुबह कच्ची नींद में उठ गया या उठा दिया, तो उसको झटका लगता है, उसके हाथ से चीज़ निकल जाती है। जैसे ब्रश कर रहा है तो ब्रश निकल जाता है, गिर जाता है, बच्चा गिर सकता है, उसको मायोक्लोनिक सीज़र बोलते हैं। तीसरी जो खास तरह की मिर्गी बच्चों में होती है, उसको हम एब्सेंस सीज़र कहते हैं। जैसे आपने परसों एक बच्चा हम देख रहे थे, जी। तो उसके मदर ने बताया कि ये बात करते-करते भूल जाता है। बात करते-करते सोचने लग जाता है, सोचता नहीं, एक्चुअली उसको सीज़र हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता वो क्या बात कर रहा था। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये जो दौरे हैं बहुत शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, 30 सेकंड के होते हैं, 10-20 सेकंड के भी हो सकते हैं। थोड़ी देर पढ़ते-पढ़ते उसको ये भूल जाता है मैं कौन-सी लाइन पे था। ओके। फिर उसको दोबारा याद करना पड़ता है कि मैं कहाँ से पढ़ रहा था। जैसे आपने कहा सर, परसों एक पेशेंट आया था हमारे सामने, तो मेरा माइंड इसी चीज़ में खटक रहा था कि ये एब्सेंस सीज़र होता क्या है, एंड जी, थैंक यू सो मच, मुझे पता चला अभी। जी। तो सर, इसमें प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है एब्सेंस सीज़र में? जो टिपिकल एब्सेंस सीज़र होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसको थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता और ऐसे जो सीज़र्स हैं, उसको बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। एक नहीं होता, दिन में 60, 70, 80 होते हैं। तो अगर उसको 60, 70, 80 होते हैं, तो उसका पढ़ाई में उसका पीछे रहना शुरू हो जाता है बच्चा। क्योंकि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर सोचता है ये ध्यान नहीं दे रहा, ये सोचता नहीं, इसको पता नहीं चलता। वो उसको कई बार थप्पड़ मारते हैं, तो ध्यान नहीं दे रहा, तो सुन नहीं रहा। एक्चुअली बच्चे को सीज़र हो रहा होता है, तो उसको समझ ही नहीं आती, क्या हो रहा है। उसको थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, तो ज़्यादातर ये सोचते हैं, ये ध्यान नहीं दे रहा, ये बच्चा ध्यान नहीं देता, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। एक्चुअल उसको सीज़र हो रहे होते हैं। तो सर, मतलब इस चीज़ का है कि कई बार तो पता भी नहीं चलता होगा ना कि उस बच्चे को जी। सीज़र आ रहा है। जी, अगर अगर जो पेरेंट्स हैं वो इस बीमारी के बारे में अवेयर ना हों, तो नेचुरली पता नहीं चलेगा और बच्चा जो है वो, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा नहीं चलता, तो उसको डाँट ही पड़ती रहती है बेचारे को, एक्चुअली उसका कसूर नहीं होता।
तो ये जो सीजर है अगर इसको ट्रीट किया जाए तो ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चा पढ़ाई में काफ़ी इंप्रूव हो जाता है क्योंकि उसको पूरे दिन बात समझ आती है। नहीं तो उसको हर आधे घंटे में 15 मिनट में अगर दौरा होता है तो उसको समझ ही नहीं आता है, और उसको क्योंकि बच्चा गिरता नहीं है, बेहोश नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता, जो करता होता है वही करता रहता है, लेकिन बीच में गैप आ जाता है 10 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो उसको पता नहीं चलता। सर कुछ केसेस में ऐसा भी देखते हैं ना कि चाइल्डहुड सीजर्स होता है, मीन टू से कि बहुत छोटे बच्चे आते हैं, जुवेनाइल से बहुत छोटे होते हैं, तो जी उनका सीजर के साथ मतलब वो क्या कर सकते हैं उस सीजर में, इतने छोटा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है, जी और उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती जी। हैं? आप शायद नियोनेटल सीजर कहना चाहते जी हैं। एग्जैक्टली। नियोनेटल सीजर वो होते हैं जो छोटे बच्चों को होते हैं, जो 1 महीने से छोटे बच्चों को होते हैं। उसके कॉजेज भी अलग होते हैं, उनमें कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लूकोज की प्रॉब्लम, अगर मदर जैसे डायबिटिक है और बच्चा को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उससे भी उसको सीजर हो सकता है। तो वो क्योंकि बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, वो आमतौर पे जो उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वही मैनेज करते हैं। सर तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मतलब ओवरऑल एपिलेप्सी के लिए? जी, सबसे पहले तो एपिलेप्सी अगर आपके बच्चे को है या आपके घर में किसी को भी है, बड़ों को भी हो सकती है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। तो डायग्नोसिस में 2 टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो ईईजी इम्पोर्टेंट होती है, ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी एक सिंपल टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट को इलेक्ट्रोड लगा के उसके ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है जो एपिलेप्सी होती है वो अलग तरह की ब्रेन एक्टिविटी के कारण होती है, तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसको हम एमआरआई कहते हैं। एमआरआई और ईईजी ये दोनों ज़रूरी टेस्ट हैं बच्चों उसके लिए, डायग्नोसिस के लिए एपिलेप्सी के। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो हमें कराने पड़ते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए। तो सर मतलब आपका कहने का है कि ईईजी, सर जैसे ईईजी में आप कह रहे हैं कि मतलब फ्रीक्वेंसीज कुछ रिकॉर्ड होती है ना, जी तो ये कुछ कुछ देर के बाद इम्पोर्टेंट होती है ना रिकॉर्ड करनी, जी लाइक वाइज उससे पता चलता होगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है कि जी क्या? जी। जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कुछ एपिलेप्सी का ईईजी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग तरह की ईईजी पैटर्न के लिए या एपिलेप्सी के लिए अलग अलग तरह का इलाज होता है। दूसरा हम फिर उसको जैसे मॉनिटर करना है पेशेंट को, एपिलेप्सी है हमने दवाई शुरू कर दी, अब उस दवाई का असर ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके लिए हमें उसकी ईईजी दोबारा करनी पड़ती है। तीसरा जैसे कई बार जो दौरे हैं वो चेंज हो जाते हैं, पहले किसी और तरह के पड़ते थे अब किसी और तरह के पड़ते हैं, तो उनमें भी ईईजी रिपीट करानी पड़ती है ताकि हमें पता चल सके कि क्या हो रहा है और उसके लिए हमें क्या दवाई जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। सर अब कई पेशेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि जी ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं, तो जी ड्राइविंग क्या वाकई नहीं करनी होती है? जी। अगर किसी को एपिलेप्सी है और उसके दौरे कंट्रोल्ड नहीं हैं तो उसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उसको खुद को खतरा है, दूसरा बाकी जो सड़क पे लोग जा रहे हैं उनको भी खतरा है। अगर उसको गाड़ी चलाते चलाते या स्कूटर चलाते चलाते दौरा पड़ गया, उसको खुद को भी चोट लग सकती है और सामने वाले को भी चोट लग सकती है। तो ड्राइविंग तो ऑफिशियली अलाउड भी नहीं है उन लोगों के लिए जिनके दौरे कंट्रोल नहीं है। पर अगर आपके दौरे दवाई से 1 साल से ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं और आपको डॉक्टर आपका अलाउ करता है तो आपको ड्राइविंग है, फिर आप कर सकते हैं, दवाई खाते खाते आप ड्राइविंग कर सकते सर अब कुछ पेशेंट्स आते हैं, पूछने, नॉर्मल सवाल होता है डे टू डे का, कि मैरिज रखी हुई है जी, मैरिज कर सकते हैं या मैरिज का क्या रोल है, क्या आप इस चीज़ में कुछ बताएं ज़रा हैं। जी डिटेलिंग में? जी। मैरिज का एपिलेप्सी के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मैरिज करने से ना तो ये ठीक होती है ना ये मैरिज करने से होती है। नहीं, आई मीन कई लोग कहते हैं ना कि जी जैसे जिनके साथ मैरिज कर रहे हैं उनको क्या मतलब इस चीज़ के जी। पीछे? मैरिज में कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती हैं, जैसे कोई अगर मैरिज हो रही है और पेशेंट है एपिलेप्सी का, तो उनके क्या होता है कि दवाई खाते-खाते अगर उनके प्रेगनेंसी हो जाती है या बच्चा है, तो बच्चे पे इफ़ेक्ट आने का दवाइयों का डर होता है। तो इस हिसाब से उनको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, ताकि बच्चे पे जो दवाई है उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। दूसरा ये है कि मैरिज में कई तरह के क्वेश्चंस लोगों के होते हैं कि मैरिज में। एग्जैक्टली, जी, सोशल लाइफ क्वेश्चंस सोशल हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं कि बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, या बताना है कि नहीं बताना, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सोशल इश्यूज हैं। हम्म। जी तो सर मतलब कि इसमें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है? जी। प्रेगनेंसी में अगर आप दवाई खा रहे हैं तो जो बच्चे को डिफॉर्मिटी होने का या कोई प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है,
अगर नॉर्मल फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें अगर 1% चांस है बच्चे के प्रॉब्लम होने का, तो जो दवाई खा रहे हैं उनका चांस 5 से लेके 7% तक हो सकता है, कई दवाइयों में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप दवाई खा रहे हैं और आप बच्चा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से आपको सलाह करनी चाहिए कि दवाइयाँ सेफ़ हैं या नहीं, और अगर दवाइयाँ सेफ़ नहीं हैं तो कितने परसेंट रिस्क है कि बच्चे को डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है। और तीसरा कि अगर दवाइयों उसको बच्चे को रोकने के लिए, बच्चे की डिफ़ॉर्मिटी को रोकने के लिए हम कोई दवाई दे सकते हैं जिससे कि उसका चांस जो है काफ़ी कम हो जाए। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है? जी। एपिलेप्सी बहुत सारे केसेज़ में जेनेटिक हो सकती है, रादर 40% केसेज़ में ये जेनेटिक होती है। तो अगर माँ और बाप दोनों को एपिलेप्सी है, तो बच्चे को एपिलेप्सी होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। अगर दोनों पेरेंट्स में से एक को एपिलेप्सी है, तो भी थोड़ा चांस जो है बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। सर तो लैक्टेशन में क्या है? मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मतलब इस चीज़ में है ज़रूरी कि कैसे होना चाहिए? जी, इसकी बहुत बड़ी-बड़ी स्टडीज़ हैं हुँ। और ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनको लैक्टेशन करवाना ही चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर लैक्टेशन करवाते हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो बच्चे का दिमाग ज़्यादा शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ वुमेन जो नहीं करते। तो अगर आप दवाई खा भी रहे हैं, तो भी क्योंकि दवाई उसमें मिल्क में जाती तो है पर बहुत कम मात्रा में जाती है, आमतौर पे बच्चे को हार्म नहीं करती। तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी ही चाहिए, चाहे आप दवाई खा भी रहे हों, तब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। अब जैसे सर एपिलेप्टिक मदर है या एपिलेप्टिक फादर है फॉर व्हाटएवर, हुँ। बच्चे में कितना चांस है एपिलेप्सी होने का? जी, अलग-अलग तरह की एपिलेप्सी में अलग-अलग होता है। कई कई में तो 1 इन 100 या 1 इन 1000 भी हो सकता है, पर मोस्टली अगर नॉर्मल रूटीन देखें तो 1 इन 10,000 के आस-पास चांस होता है। सर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं? जी, एपिलेप्सी में? जी सर। जी, एक तो एपिलेप्सी में अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो दौरा कहीं भी पड़ सकता है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये नहीं पता आज पड़ेगा, कल पड़ेगा, रात को या सुबह। हुँ, हुँ। तो ये आपको कहीं भी पड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आपको चोट ज़्यादा लग सकती है, कोई हुँ, फ्रैक्चर हुँ। हो सकता है। दूसरा जो खतरा एपिलेप्सी में है कि अगर आप दवाई नहीं खा रहे तो कई बार बहुत सारे दौरे एक साथ पड़ते हैं, हुँ। जिसको हम अपनी भाषा में स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। तो अगर आपको स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाए तो आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। तीसरी चीज़ एक एपिलेप्सी में खास चीज़ देखी गई है, उसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। एपिलेप्सी में कई लोग जिनके खास करके दौरे कंट्रोल नहीं हैं, उनमें ये देखा गया है कि पेशेंट की एकदम से डेथ हो जाती है, जबकि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पेशेंट सोया, सुबह उठा नहीं, ऐसा भी उसमें देखा गया है। तो इसलिए दौरे को कंट्रोल करना, उसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अकॉर्डिंग टू यू कौन से प्रोफ़ेशंस हैं जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स को परस्यू नहीं करने चाहिए? जी, उनमें एक तो स्विमिंग है, आमतौर पे स्विमिंग जो है हम अलाउ नहीं करते। जिनको एपिलेप्सी है उनको स्विमिंग अलाउ नहीं करते क्योंकि अगर स्विमिंग करते-करते दौरा पड़ जाए तो इट कैन बी डेंजरस टू द पर्सन। दूसरा ये है कि जैसे पायलट कोई बनना चाहता है, तो वो अलाउड नहीं होता, उसमें एपिलेप्सी इज़ ए कॉन्ट्राइंडिकेशन। अगर आपको एपिलेप्सी है और आप रिवील करते हो तो आपको पायलट के लिए कोई लाइसेंस जो है वो नहीं मिल सकता, आपको अलाउड नहीं है। सर तो क्या-क्या इसके लिए मतलब क्या हो सकता है जैसे रात को सोना एंड क्या-क्या और जी। प्रिकॉशंस हैं? एपिलेप्सी में एक और चीज़ है जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी नींद जो है वो पूरी करनी चाहिए। अगर हम नींद पूरी नहीं करते तो इवन दवाई खाते-खाते भी हमें दौरा पड़ सकता है। तो एपिलेप्सी में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक तो दवाई समय पे लेना, टाइम पे लेना, जो भी आपके डॉक्टर ने बताया है दवाई टाइम पे लेनी चाहिए। और दूसरा रात को ठीक टाइम पे सोना चाहिए क्योंकि नींद ना होने से भी कई तरह के दौरे जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सर अमूमन तौर पे कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि ड्यूरेशन क्या है? कोर्सेज़ क्या हैं एपिलेप्सी की मेडिसिन के? तो जी, सर इस पे कुछ पॉइंट आउट करिए क्योंकि पेशेंट्स बहुत करते हैं इस जी, बात पे जी। क्वेश्चंस। जो एपिलेप्सी है, एक तो उसका कोई कोर्स नहीं होता, ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि आम तौर पे हम क्या करते हैं कि दवाई 3 साल के लिए देते हैं। 3 साल अगर दौरा नहीं पड़े, तो आम तौर पे दवाई जो है बंद करने की हम कोशिश करते हैं। जब हम 3 साल पे दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं, तो 70% लोगों को दोबारा दौरा नहीं पड़ता है। तो 70% लोग जो हैं वो सीज़र फ्री रहते हैं, उनकी दवाई बंद हो जाती है। लेकिन 30% केसेज़ में उनको दोबारा दौरा पड़ जाता है। अगर दोबारा दौरा पड़ जाता है तो फिर दवाई उनको फिर खानी पड़ती है। उसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ एंटी एपिलेप्टिक विथड्रॉल। तो अगर फेलियर हो गया तो फिर हमें दोबारा दवाई 3 से 4 साल खा के फिर दोबारा ट्राई करते हैं।
लेकिन अगर 2 से 3 बार फेल हो गया तो फिर हमें दवाई सारी ज़िंदगी भी खानी पड़ सकती है। कई तरह की एपिलेप्सी है, जैसे एक मैंने आपको बताया मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जिसमें झटका लगता है। उसमें जो रेकरेंस रेट है बाकी एपिलेप्सी से ज़्यादा है, उसमें ऑलमोस्ट 80% रेकरेंस रेट है। तो उन लोगों को भी दवाई जो है काफ़ी लंबी ऑलमोस्ट थ्रू आउट लाइफ खानी पड़ती है। सो सर थैंक यू सो मच, इतना हाईली इंफॉर्मेटिव टॉपिक, मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला आपसे। और आई होप आप सब व्यूअर्स को भी इतना ही ज़्यादा मज़े मज़े की वीडियोस का इंतज़ार रहता होगा, इतनी इंफॉर्मेशन जो सर हमें प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। सो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डॉक्टर साहब से रिसीव करने के लिए काइंडली सब्सक्राइब, फॉलो करें, लाइक करें हमारा चैनल। सो अब सर हम इसके बाद आपसे और नॉलेज लेते रहेंगे। जी। तो अब व्यूअर्स, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज हैं, काइंडली हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक नंबर या लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहां आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए, एज हमारे सर इज रिनाउंड फॉर एपिलेप्सी, तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैव बीन स्टार्टेड आस्था न्यूरो सेंटर में। तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं, थ्रू योर व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। सो वी आर अवेलेबल हेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।